हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 12 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूपीएससी एनालाइजर का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें एक पिंड मैसेज दिखेगा। पिंड मैसेज में एक लिंक होगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ यही है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज़ को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, जो भी कोविड-19 के समय स्कीम्स अनाउंस की गई थी, जिसकी वजह से जो एनपीए है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एनपीए यहाँ पर हो चुका है 1,65,732 करोड़। Gross non-performing assets of MSMEs or loans defaulted by these enterprises rose by rupees 20,000 crore to rupees 1,65,732 crore। अब लोन एनपीए कब बनता है? तो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बनता है जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहाँ पर पे नहीं किया गया हो 90 डेज तक। व्हेन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बिकम्स ओवर ड्यू आफ्टर 90 डेज, तो यहाँ पर जो लोन है वो एनपीए बन जाता है। इसके अलावा आरबीआई ने 4 बार एमएसएमई के लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग भी की, उसके बाद भी इतना ज़्यादा एनपीए है। अब ये हमें क्यों देखने को मिल रहा है एमएसएमई की डेफिनेशन के, वो हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेफिनेशन, माइक्रो यूनिट उसको कंसिडर किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक का है और यहाँ पर टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल यूनिट उसको कंसिडर किया जाएगा जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 करोड़ का है और यहाँ पर टर्नओवर 50 करोड़ का है। मीडियम एंटरप्राइज उसको कंसिडर किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है और टर्नओवर 250 करोड़ का है। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली, माइक्रो यूनिट क्या होगी, स्मॉल यूनिट क्या होगी और यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइज क्या होगी। अब यहाँ पर कोविड-19 के टाइम एक स्कीम अनाउंस की गई थी, ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत एमएसएमईज को अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड किए गए। तो 3 लाख करोड़ के यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि इन लोन्स के में एक कंडीशन थी, वो ये थी कि आप तभी एलिजिबल हो सकते हो इन लोन्स के अंतर्गत if the borrower accounts were to be less than or equal to 60 days due as on February 29, 2020, जिसकी वजह से बहुत सारे एमएसएमईज जो थे वो एलिजिबल थे ही नहीं इस स्कीम के अंतर्गत कि उनको लोन मिल पाए। आरबीआई ने और क्या किया था एमएसएमईज को रिवाइव करने के लिए? तो आरबीआई ने यहाँ पर ऑन लेंडिंग की फैसिलिटी अवेल कराई थी। अब ऑन लेंडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमईज को कुछ परसेंटेज शेयर ऑफ लोन प्रोवाइड कराना है, लेकिन जो बैंक है उसकी इतनी कनेक्टेडनेस नहीं है, जिसकी वजह से बैंक यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा सकती है। तो ऐसे में बैंक क्या कर सकती है, बैंक यहाँ पर एनबीएफसीज को लेंडिंग कर सकती है और यहाँ पर जो एनबीएफसीज है वो यहाँ पर इंटर्न जो एमएसएमईज हैं उनको लोन प्रोवाइड करा दे। तो यहाँ पर उस बैंक के तहत जिसने यहाँ पर ऑन लेंडिंग की थी उसके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये लोन काउंट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसबीआई है, एसबीआई को कुछ परसेंटेज शेयर ऑफ लोन यहाँ पर एमएसएमई को देना है, लेकिन हो सकता है एसबीआई उस कोटा को ना पूरा कर पाए, तो एसबीआई यहाँ पर किसी एनबीएफसी को प्रोवाइड कर देगी। अगर वो एनबीएफसी किसी एमएसएमई को लोन दे देती है तो वो लोन भी यहाँ पर एसबीआई की बुक्स में ही काउंट होगा। तो यहाँ पर यही बताई गई है कि ऑन लेंडिंग की फैसिलिटी अवेल कराई गई थी। तो आरबीआई ऑल्सो एक्सटेंडेड द स्कीम ऑफ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स टू एमएसएमईज विदाउट एन एसेट क्लासिफिकेशन डाउनग्रेड एंड परमिटेड बैंक लैंडिंग टू एनबीएफसीज फॉर ऑन लैंडिंग टू एग्रीकल्चर। तो ऑन लैंडिंग का मतलब यही होता है, ऑन लैंडिंग एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड कराई गई थी एमएसएमईज के लिए, एंड हाउसिंग टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फर्स्ट पेज पर एक न्यूज़ हमने ये डिस्कस कर ली। अब सेकंड न्यूज़, हमने कल एक एग्रीमेंट भी डिस्कस किया था, इसके अलावा ये एक्सप्लेन पेज पर भी डिटेल में न्यूज़ है तो वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ टेक्निकल मॉल फंक्शन हो गया था जिसकी वजह से जो मिसाइल है वो मिस फायर हो गई थी और वो यहाँ पर पाकिस्तान में चली गई थी। तो इंडिया एक्नॉलेज्ड फ्राइडे दैट अ टेक्निकल मॉल फंक्शन लेड टू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल विच पाकिस्तान सेड लैंडेड 124 किलोमीटर डीप इनसाइड इट्स टेरिटरी। और शायद ये जो मिसाइल थी ब्रह्मोस थी। इसके बारे में कहीं से भी ऐसा ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है कि ब्रह्मोस मिसाइल थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो ब्रह्मोस ही थी, क्योंकि वो सुपरसोनिक स्पीड से गई थी, तो हो सकता है वो ब्रह्मोस हो। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, लेकिन हमने डिस्कस कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन एक्सप्रेस ने कवर की है। यहाँ पर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 2021 में। तो अमेंडमेंट के बाद क्या क्या प्रोविजंस वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये अनमेरिड विमेन को भी यहाँ पर कवर करता है, लेकिन जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है वो अनमेरिड वुमेन को कवर नहीं करता। तो बेसिकली जो मॉडर्न डे रियलिटीज़ हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो ऐसे में अनमेरिड वुमेन को भी कवर किया जा रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। दूसरी बात, 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स। तो यहाँ पर 24 वीक्स तक
एबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर 24 वीक से बियॉन्ड कराना है तो उसके लिए यहाँ पर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं बच्चे में, तभी यहाँ पर 24 वीक्स के बाद अबॉर्ट कराया जा सकता है। 20 वीक्स के बाद अबॉर्ट कराना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अप्रूवल की ज़रूरत है, और अगर 20 से 24 वीक्स के बीच में अबॉर्ट कराना है तो 2 RMPs की ज़रूरत है, और 24 वीक्स से बाद यहाँ पर अबॉर्ट कराना है तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो विमेन है उसकी प्राइवेसी को इंश्योर किया जाएगा, और अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है तो उसको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं चार धाम प्रोजेक्ट पैनल हेड जो है वो है जस्टिस A.K. सीकरी। The Supreme Court on Friday urged its former judge Justice A.K. Sikri to take over as the chairman of the High Powered Committee जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और ये देखेगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का। अब ये इस परियोजना में करेंगे क्या, तो इस परियोजना में बेसिकली 900 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी, और यहाँ पर 4 होली टाउन्स को कनेक्ट किया जाएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी वजह से अर्थक्वेक बढ़ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लैंडस्लाइड्स बढ़ सकती है, तो ये सब यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए पैनल के हेड कौन है, जस्टिस A.K. सीकरी। इंटीग्रेट NIA CBI NCP डेटा विद CCTNS। अब ये जो CCTNS है ये है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। बेसिकली सारे पुलिस स्टेशंस का डेटा जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देता है, सारे पुलिस स्टेशंस को यहाँ पर कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर ने यही बात की है कि हमें यहाँ पर बाकी एजेंसीज़ को भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है विद CCTNS। तो CBI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शुड ऑल्सो भी इंटीग्रेटेड विद द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसने बेसिकली अभी सारे पुलिस स्टेशन को तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी सेंट्रल एजेंसीज इससे कनेक्ट नहीं हुए, तो उसको को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रशिया ऐसा क्लेम कर रहा है जो USA है वो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है यूक्रेन में, तो ऐसा रशिया ने क्लेम किया, फिर चाइना ने रशिया के क्लेम को सपोर्ट किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आगे हम चलते हैं। रशियन अटैक हॉल्ट्स हाफ ऑफ वर्ल्ड्स नियॉन आउटपुट फॉर चिप्स। तो जो वर्ल्ड का नियॉन है वो 50% लगभग जो है वो यूक्रेन से आता है, और यूक्रेन की दो कंपनीज बनाती हैं। तो सम 45% to 52% of the world semiconductor grade neon critical for the lasers used to make chips comes from 2 यूक्रेनियन कंपनीज। तो अब यहाँ पर वॉर चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो नियॉन उसकी कमी हो सकती है, उसकी कमी होगी तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर एक रीजन है ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन, मोल्डोवा का ये सेपरेटिस्ट कंट्रोल रीजन है। तो वैसे तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था इस रीजन ने 1990 में, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि ये मोल्डोवा की ही टेरिटरी है। तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए, ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सिटीज़ दिए गए हैं यूक्रेन के, हम देख लेते हैं। ल्यूत्स्क, इवांको, फ्रैंकिव्स्क, ओदेसा और नीप्रो, ये 4 सिटीज़ यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि यूक्रेन में, बस रफ आइडिया होना चाहिए। US टू स्ट्रिप रशिया ऑफ परमानेंट नॉर्मल ट्रेड स्टेटस। सारे ही कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर परमानेंट नॉर्मल ट्रेड स्टेटस रखते हैं। अब यहाँ पर रशिया ने इन्वेजन कर दिया, तो ऐसे में यहाँ पर USA ने स्ट्रिप कर दिया है रशिया को नॉर्मल ट्रेड स्टेटस से, कि अब USA के साथ इनका नॉर्मल ट्रेड स्टेटस नहीं है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मूव्स विच वुड बी टेकन इन कॉन्सर्ट विद द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। तो यहाँ पर जो G7 कंट्रीज़ है वो भी यही करेंगे, और यहाँ पर रशिया के साथ जो परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस है वो हटा देंगे। जो रशियन गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रशिया है वो यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से फंड्स नहीं ले सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो नहीं कर सकता, वर्ल्ड बैंक से बोरो नहीं कर सकता है। जो रशिया से इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो US एक्सपोर्ट करता है रशिया को, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा, और इसकी वजह से रशिया को कुछ $1 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ में नुकसान होगा। अब ऐसे जो सैंक्शंस हैं वो USA ने इससे पहले क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज़ पे लगाए थे, लेकिन आज रशिया सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री बन चुका है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। कनाडा ने लास्ट वीक क्या किया था, रशिया और बेलारूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग ले लिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब WTO में जो आर्टिकल 1 है गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड 1994, उसका ये मानना है जो सारे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री वो एक दूसरे को MFN का स्टेटस अकॉर्ड करेंगे। अब MFN का स्टेटस सारे ही कंट्रीज़ को अकॉर्ड करना है जो भी यहाँ पर WTO के मेंबर हैं। अब ये कोई यहाँ पर कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जैसा नहीं है, ये बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड है, कि अगर आप एक के सामान पे 4% टैरिफ लगा रहे हो तो आप दूसरे कंट्री से भी जो सामान आएगा उसके ऊपर आप 4% ही टैरिफ लगाओगे। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, कंट्रीज कांट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स।
लेकिन जो इंडिया है, इंडिया ने पाकिस्तान से MFN स्टेटस ले लिया था पुलवामा अटैक के बाद, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो क्लेम भी नहीं कर सकता था या फिर इंडिया की कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था WTO में, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को कभी MFN स्टेटस दिया ही नहीं था, जबकि सारे ही WTO कंट्रीज़ को एक दूसरे को यहाँ पर MFN स्टेटस देना होता है। तो इफ वन कंट्री इज ग्रांटेड अ ट्रेड कंसेशन सच एज फॉर एग्जाम्पल लोअर इम्पोर्ट ड्यूटीज, देन ऑल WTO मेंबर्स मस्ट बी एक्सटेंडेड द सेम कंसेशंस। तो आप किसी को यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेनिफिट नहीं दे सकते। अगर आप एक के किसी भी सामान पे 4% लगा रहे हो तो आपको दूसरी कंट्री से भी सेम सामान पे 4% ही लगाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। व्हेन अ मिसाइल मिसफायर्स, अब 2005 का एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कोई भी यहाँ पर इंटर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हो रही है, कहीं से भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हो रही है, तो यहाँ पर दूसरे कंट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 3 दिन पहले से। इसके अलावा जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे 40 किलोमीटर पहले पीछे ही कोई आप ऐसी मिसाइल फायर कर सकते हो। जो यहाँ पर इम्पैक्टेड रीजन है वो यहाँ पर 75 किलोमीटर दूर होना चाहिए बॉर्डर से। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, लेकिन ये कंडीशंस हर समय फॉलो नहीं की जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहना है बट फॉर दीज काइंड ऑफ मिसाइल्स वी डू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि इंडिया ने मिसाइल टेस्ट की तो ऐसे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी नहीं थी और शायद हमने नहीं की थी। अब कुछ ने स्पेकुलेट किया है कि ये ब्रह्मोस हो सकती है। ब्रह्मोस हमने रशिया के साथ मिलकर डेवलप की है। अब ऐसा इसीलिए माना गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक स्पीड से कोई मिसाइल आई थी, इसीलिए ये माना जा रहा है कि ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस जो है उसकी स्पीड है मैक 3, रेंज जो है वो 290 किलोमीटर तक है, ऑल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक है, और ब्रह्मोस को कहीं से भी फायर किया जा सकता है, न्यूक्लियर केपेबल है, और ये वॉरहेड्स कैरी कर सकती है 200 से 300 किलोग्राम तक। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। RBI पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर फोन्स, अब UPI को फीचर फोन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। द UPI सर्विस विच वॉज लिमिटेड टू स्मार्टफोन सो फॉर विल नाउ बी अवेलेबल फॉर फीचर फोन्स, और इसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, डिजिटल इंक्लूजन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का UPI 123 पे इसका नाम है, और यहाँ पर फीचर फोन्स में भी UPI का यूज़ किया जा सकता है। अब इसके 3 सिस्टम है कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। एक तो कॉलिंग एंड IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, दूसरा ऐप फीचर फोन में ऐप का यूज़ करके यहाँ पर पेमेंट की जा सकती है, और एंड द थर्ड वन इज टेकिंग अ मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच। अब मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच में क्या होगा, मिस्ड कॉल फीचर वुड अलाउ फोन्स टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स एंड परफॉर्म रूटीन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो यूज़र है उसको मिस्ड कॉल देना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर मर्चेंट आउटलेट पर नंबर है उस नंबर पर मिस्ड कॉल देना पड़ेगा। उसके बाद उसको वापस से कॉल आएगा और उस कॉल को यहाँ पर उसको ऑथेंटिकेट करना और यहाँ पर UPI पिन देना है, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो सकती है। अब इसकी वजह से 40 करोड़ लोग और ज़्यादा UPI को इस्तेमाल कर पाएंगे, और यहाँ पर जो डिजिटल इकॉनमी है उसकी तरफ हम और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। UPI आपको पता होगा किसने बनाया, तो NPCI ने बनाया है। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था। ये भी इलेक्शंस के बारे में, ये भी इलेक्शंस के बारे में, ये मूवी के बारे में झुंड, द BSP श्रिंक, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैनकेडिंग में हम डिस्कस नहीं करेंगे। रैशनल वोटर ने क्या सोचकर यहाँ पर वोट किया, किसको वोट किया, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब प्लान फॉर द हिल्स, इसमें उत्तराखंड के बारे में है कि डेवलपमेंट जो हुआ है वो प्लेन एरिया में हुआ है, लेकिन हिल एरिया में डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ। अगर हम हिल एरियाज़ की इनकम देखें तो अगर प्लेन एरिया से कंपेयर करें तो सिर्फ 1/2 ऑफ द इनकम है। अगर प्लेन एरिया से कंपेयर करें तो यहाँ पर हिल एरिया में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में यही बताया गया है। बजट में मैंने आपको बताया था कि तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। अब उसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्यों किया जाएगा, ताकि जो वाटर सरप्लस रीजन हैं वेस्टर्न घाट से, उनसे यहाँ पर वाटर को ट्रांसफ़र किया जा सके टू द सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन, जहाँ पर वाटर डेफिसिट है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 बात करता है कि इंडिजनाइजेशन करना है हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स का, तो उसके लिए यहाँ पर जो 70% टोटल कॉस्ट है यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेज किया जाएगा DRDO के साथ मिलकर और ज़्यादा यहाँ पर कोलैबोरेशन करके इंडिजनाइजेशन करने के लिए। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर मेक 1 और मेक 2 स्कीम की बात की गई, जो कि यहाँ पर डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए ही है। मेक 1 मेक 2 प्रोजेक्ट्स आपको पता होंगे। इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं, तो इस पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।